हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस एडुटेक प्लेटफॉर्म। सो गाइज, आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे टाइम डिपॉजिट्स और इसके कुछ पेरिफेरल कंसेप्ट्स के बारे में। सो गाइज, दिस इज लेक्चर नंबर 10 अंडर आवर संकल्प सीरीज, जहां पे हम लोग 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जीआईबी एग्जामिनेशन। बट बिफोर मूविंग अहेड, आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि जब भी हम लोग किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं तो वी नीड टू हैव अ प्रॉपर स्ट्रेटेजी गाइज। अब प्रॉपर स्ट्रेटेजी से मेरा मतलब क्या है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन दोनों फैक्टर्स की हम लोगों को जो है वो इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए गाइस। सो अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है विद रिस्पेक्ट टू दिस जेआईबी एग्जामिनेशन, तो आप लोगों के इसी कंसर्न को रिजॉल्व किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस ई बुक, जिसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जामिनेशन के बारे में इन डेप्थ नॉलेज गैदर कर पाएंगे गाइस। सो हैव अ लुक ऑन दिस ई बुक अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन में लेकर के जाना चाहते हैं। मूविंग अहेड, अब हम लोग आज की डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं विद द टाइम डिपॉजिट्स गाइस। सो टाइम डिपॉजिट्स को हम लोग जो है वो टर्म डिपॉजिट के नाम से भी जानते हैं। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे जो फंड्स डिपॉजिट किए जाएंगे दोज विल बी डिपॉजिटेड फॉर अ फिक्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो इसीलिए इनको क्या बोला जा रहा है, टाइम डिपॉजिट या फिर टर्म डिपॉजिट बोला जा रहा है गाइस। अब क्या ये टर्म डिपॉजिट जो है वो इनको हम लोग, या फिर जो टाइम डिपॉजिट है इनको हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। व्हाई? बिकॉज देखिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स आर द डॉक्यूमेंट्स, फॉर एग्जांपल चेक्स, ठीक है, जिनके थ्रू जो एक पेमेंट है, एक एश्योर्ड पेमेंट जो है वो होल्डर को प्रोवाइड की जाती है, जो भी इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को या फिर इन पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स को होल्ड करते हैं। और ये जो अमाउंट है, इस अमाउंट को जो है वो ट्रांसफर भी किया जा सकता है। अब टाइम डिपॉजिट के केस में हम लोग जो है वो ये जो फंड्स डिपॉजिट करते हैं टाइम डिपॉजिट्स या फिर टर्म डिपॉजिट्स के अंदर, इनको जो है वो हम लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंडोर्समेंट और डिलीवरी गाइस। सो इसीलिए टाइम डिपॉजिट्स को हम लोग जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं बोलते हैं, और इसीलिए इनको ट्रांसफर भी नहीं किया जा सकता है गाइस। सो दीज आर नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, हेंस दीज कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड गाइस। अब अगर हम लोग लिक्विडिटी की बात करें, सो टाइम डिपॉजिट्स आर नॉट दैट मच लिक्विड एज वी आर हैविंग द सेविंग्स अकाउंट। सो जितनी लिक्विडिटी हम लोगों को सेविंग्स अकाउंट के केस में देखने के लिए मिलती है, लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि वी कैन विड्रॉ द फंड्स ऑन द बेसिस ऑफ आर डिमांड, मतलब जब भी हमारे को जरूरत महसूस हो हम लोग जो है फंड्स को विड्रॉ कर सकें अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए। सो टाइम डिपॉजिट्स आर कंपेरेटिवली लेस लिक्विड इन कंपेरिजन टू द सेविंग डिपॉजिट्स। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट की अगर हम लोग बात करें, तो इंटरेस्ट जो प्रोवाइड किया जाता है कस्टमर्स को इन केस ऑफ टाइम डिपॉजिट या फिर टर्म डिपॉजिट, दैट इज हायर देन द सेविंग डिपॉजिट्स का, ठीक है। अब अगर हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, सो यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, या फिर हम लोग देखते हैं कि भाई जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मोस्टली लॉन्गर टर्म ऑफ द डिपॉजिट के ऊपर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग जो है वो अर्न कर पाते हैं। मतलब जितने लंबे टाइम के लिए फंड्स को डिपॉजिट किया जाएगा इन टाइम डिपॉजिट या फिर टर्म डिपॉजिट्स के अंदर, उतना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फैच किया जा सकता है फ्रॉम दीज टाइम डिपॉजिट्स और टर्म डिपॉजिट गाइस, ठीक है। मूविंग अहेड, अब हम लोग पीरियोडिसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। टाइम डिपॉजिट्स की पीरियोडिसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर जो हमारा अमाउंट है, अगर ये अमाउंट जो टाइम डिपॉजिट के अंदर हमारा है, इसको हम लोगों का जो अमाउंट देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे हम लोगों को, अगर ये 15 लाख से कम का अमाउंट है, तो मिनिमम 7 डेज के लिए जो है वो फंड्स को डिपॉजिट करना पड़ेगा इन दिस टाइम डिपॉजिट या फिर टर्म डिपॉजिट। और अगर ये अमाउंट एक्सीड कर जाता है 15 लाख से, तो उस केस में जो मिनिमम डिपॉजिट पीरियड रहेगा दैट विल बी 15 डेज, मतलब मिनिमम 15 दिनों के लिए जो है फंड्स को डिपॉजिट करना पड़ेगा इन दिस टाइम डिपॉजिट गाइस। अब अगर हम लोग मैक्सिमम पीरियड की बात करें, तो मैक्सिमम 120 मंथ्स के लिए जो है वो डिपॉजिट किया जा सकता है। 120 मंथ्स का मतलब क्या है गाइस? 10 ईयर्स। सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम पीरियड के अंदर क्या पॉइंट देखने के लिए मिल रहा है कि अगर जो डिपॉजिट पीरियड है अगर वो 12 महीने से ज़्यादा एक्सीड करता है, तो हम लोग जो है वो एफर्ट्स करते हैं कि भी मल्टीपल ऑफ 3 मंथ्स के बाद जो है वो उस टाइम डिपॉजिट को जो है वो एक्सटेंड किया जा सके। जैसे अगर 12 महीने के लिए जो है वो हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है कि भी हमारा जो टाइम डिपॉजिट है देन इट्स फाइन, बट अगर ये जो टाइम डिपॉजिट है इसका ड्यूरेशन 12 महीने से ज़्यादा है, तो मल्टीपल ऑफ 3 मंथ्स के अंदर जो है वो हम लोग इस टाइम पीरियड को जो है वो एक्सटेंड करते चले जाते हैं गाइस। सो दिस इज मैक्सिमम पीरियड एंड मिनिमम पीरियड। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग दिस टाइम डिपॉजिट्स। सो देखिए गाइस, अब ये जो टाइम डिपॉजिट्स हैं दीज आर पेएबल टू सिंगली और पेएबल टू ईदर और सर्वाइवर। मतलब अगर एक इंडिविजुअल ए है, इसके द्वारा
टाइम डिपॉजिट किया गया है, तो ये जो टाइम डिपॉजिट की रीपेमेंट की जाएगी फ्रॉम द बैंक एंड, ये उस इंडिविजुअल ए को भी की जा सकती है, या फिर अगर ए इंडिविजुअल की डेथ हो गई है तो उस केस में जो है वो सर्वाइवर जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं उनको भी पेमेंट की जा सकती है। दीज कैन बी पेएबल टू ज्वाइंटली, अगर ए और बी का ज्वाइंट मिलकर जो है वो टाइम डिपॉजिट किया गया है ए और बी के द्वारा, तो ज्वाइंट वे के अंदर जो है वो इनको रीपेमेंट भी की जा सकती है। दीज आर पेएबल टू एनी वन ऑफ द डिपॉजिटर, दोनों में से ए या बी, दोनों में से किसी भी डिपॉजिटर को जो है वो पेएबल रहते हैं हमारे टाइम डिपॉजिट्स का। सो ये हम लोगों ने ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात कर ली। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट्स के बारे में। अब देखिएगा इस टाइम डिपॉजिट्स को जो है वो इंटरेस्ट रेट के बेसिस के ऊपर दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है, क्यूमुलेटिव एफडी और सिंपल एफडी। अब क्यूमुलेटिव एफडी के अंदर हम लोग देखते हैं कि हमारा जो इंटरेस्ट रहता है वो कंपाउंडेड इंटरेस्ट हम लोगों को यहाँ पे एफडी के ऊपर देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट रहेगा दैट विल बी पेड क्वार्टरली एंड इज री इन्वेस्टेड। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे हम लोग जानते हैं कि एक साल के अंदर हम लोगों को जो है वो 4 क्वार्टर देखने के लिए मिलते हैं गाइस, तो फर्स्ट क्वार्टर का जो इंटरेस्ट है उसको री इन्वेस्ट कर दिया जाएगा फॉर द सेकंड क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर के जो इंटरेस्ट है उसको री इन्वेस्ट कर दिया जाएगा थर्ड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर का जो इंटरेस्ट है उसको री इन्वेस्ट कर दिया जाएगा फॉर द फोर्थ क्वार्टर, और इस तरह से एक कंपाउंडेड इंटरेस्ट जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा कस्टमर्स को इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव एफडी। मतलब उस एफडी को क्यूमुलेटिव एफडी बोलेंगे जहां पे हम लोग जो इंटरेस्ट है उसको री इन्वेस्ट कर देंगे फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर गाइस। नेक्स्ट इज सिंपल एफडी। अब सिंपल एफडी के केस में क्या रहता है कि इंटरेस्ट जो है वो हर महीने और हर क्वार्टरली बेसिस के ऊपर जो है पे कर दिया जाता है। मतलब जैसे जो फर्स्ट क्वार्टर का इंटरेस्ट है वो फर्स्ट क्वार्टर के बाद पे कर दिया जाएगा कस्टमर को, ठीक है। अगर वो मंथली इंटरेस्ट यहाँ पे किया जा रहा है एफडी के केस में, तो फर्स्ट मंथ के बाद जो है फर्स्ट मंथ का जो भी इंटरेस्ट है वो पे कर दिया जाएगा, तो इसको बोला जाता है सिंपल एफडी गाइस, ठीक है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं माइनर्स और ऑपरेशनल इश्यूज के बारे में। सो क्या टाइम डिपॉजिट्स जो है वो माइनर्स के द्वारा भी ओपन अप किए जा सकते हैं? क्या टाइम डिपॉजिट्स के अंदर जो फंड है वो माइनर्स डिपॉजिट कर सकते हैं? डेफिनेटली दीज कैन बी ओपनड बाय द माइनर्स। अब माइनर्स के रिगार्डिंग जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो बिल्कुल सिमिलर रहती हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस टाइम डिपॉजिट, जो कि हम लोगों ने सेविंग डिपॉजिट के अंदर पढ़ी। जो लास्ट सेशन हम लोगों ने डिस्कस किया वहां पे हम लोगों ने कासा डिपॉजिट्स को डिस्कस किया, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को माइनर्स के अकाउंट के बारे में भी बताया गाइस। तो सेम आर दी टर्म्स एंड कंडीशन। सेम का मतलब क्या है कि जैसे 18 इयर्स की एज रहेगी माइनर्स के लिए, उन इंडिविजुअल्स को जो है वो माइनर बोला जाएगा जिनकी एज जो है वो 18 ईयर से प्लस रहती है। और आरबीआई के अकॉर्डिंग हम लोगों ने देखा था कि भाई 10 ईयर से ज़्यादा की जो एज वाले इंडिविजुअल्स हैं उनको हम लोग जो है वो माइनर कंसिडर करते हैं। सो इस तरह से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो टाइम डिपॉजिट है इसके केस में जो माइनर्स के लिए ऑपरेशनल इश्यूज रहते हैं दोज आर सेम, मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस आर सेम as we saw in the saving deposits guys. Moving ahead, next हम लोग बात कर लेते हैं प्री मैच्योर पेमेंट ऑफ एफडी के बारे में। सो देखिए गाइस, थियोरेटिकली अगर देखा जाए तो बैंक्स जो है वो रिफ्यूज कर सकते हैं प्री मैच्योर पेमेंट के लिए, कि भाई अगर एफडी जो है वो 5 साल के लिए करवाई गई है तो इससे पहले जो है वो आप लोग विड्रॉल नहीं कर सकते हैं, रिफ्यूज किया जा सकता है आपको फ्रॉम द बैंक। बट प्रैक्टिकली अगर हम लोग देखें तो पेनल्टी लगा दी जाती है इंटरेस्ट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल 1% पेनल्टी ऑन द 5%। अब अगर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाना है एफडी के ऊपर, और अगर आप लोग प्री मैच्योर पेमेंट चाहते हैं एफडी से, तो 1% जो है वो एज ए पेनल्टी काट लिया जाएगा इंटरेस्ट, और 4% ही इंटरेस्ट जो है वो पे किया जाएगा कस्टमर को। सो दिस इज प्री मैच्योर पेमेंट ऑफ एफडी गाइस। नेक्स्ट इज मोड ऑफ रीपेमेंट की अगर हम बात करें टाइम डिपॉजिट के केस में, तो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग अगर अमाउंट जो डिपॉजिट का है अगर वो 20,000 या फिर इससे ज्यादा का देखने के लिए मिलता है, तो फिर जो रीपेमेंट की जाएगी दैट शुड बी डन बाय द मीन्स ऑफ अकाउंट पे चेक या फिर डीडी। डीडी क्या है यहाँ पे? डिमांड ड्राफ्ट। तो अगर जो डिपॉजिट का अमाउंट है वो 20,000 या फिर इससे एक्सीड कर रहा है, तो जो रीपेमेंट की जाएगी फ्रॉम द बैंक एंड दैट शुड बी डन बाय द मीन्स ऑफ अकाउंट पे चेक या फिर डिमांड ड्राफ्ट गाइस, ठीक है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं टीडीएस के बारे में, दैट इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सो टीडीएस इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन द टाइम डिपॉजिट। तो अब ये जो टाइम डिपॉजिट्स हैं इनके ऊपर जो इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है कस्टमर्स को, इन्हीं इंटरेस्ट के ऊपर जो है वो क्या लगाया जाता है? टीडीएस लगाया जाता है। अब सेक्शन 194 ए ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग क्या बोला जाता है कि भाई अगर जो इंटरेस्ट पेड है, अगर एक इंडिविजुअल को जो कि सिंगल पर्सन है, जो इंटरेस्ट पेड का अमाउंट है अगर वो 40,000 से ज़्यादा होता है, और सीनियर सिटीजन के केस में अगर यही अमाउंट 50,000 से ज़्यादा होता है, तो जो रेट ऑफ टीडीएस रहेगा दैट विल बी
10%, मतलब 10% टीडीएस जो है वो काटा जाएगा डिपॉजिटर का, अगर एक इंडिविजुअल के पास जो है वो पैन कार्ड देखने के लिए मिलता है। और अगर पैन कार्ड नहीं है तो उस केस में फिर 20% जो टीडीएस है वो काट लिया जाएगा। अब ये जो टीडीएस काटा जा रहा है इसकी एडजस्टमेंट कैसे करवाई जा सकती है? जब भी इनकम टैक्स रिटर्न को जो है वो फिल किया जा रहा होगा उस टाइम के ऊपर जो है वो इस टीडीएस को जो है वो रिक्लेम किया जा सकता है बाय द इंडिविजुअल गाइस, ठीक है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एडवांसेस के बारे में कि क्या इन टाइम डिपॉजिट्स के अगेंस्ट में जो है एडवांसेस लोन्स वगैरह दिए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लोन अगेंस्ट एफडी के बारे में। सो देखिए गाइस, लोन्स अप टू 80 to 90% वैल्यू ऑफ द एफडी कैन बी गिवन। मतलब अगर 100 रुपीज की एफडी है तो लगभग 80 से 90 रुपए तक का जो लोन है वो दिया जा सकता है इस एफडी के अगेंस्ट में। अब जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा इस लोन के ऊपर दैट विल बी 1 to 2% हायर देन द एफडी। मतलब अगर इस एफडी के ऊपर जो था वो 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा था कस्टमर को, तो इसके अगेंस्ट में जो लोन लिया जाएगा वो उस लोन के ऊपर जो कस्टमर इंटरेस्ट पे करेगा दैट विल बी नियर अबाउट 7 to 8% गाइस। अब एफडीआर इज बीइंग इशूड। देखिए हम लोग जानते हैं कि जब भी एफडी करवाई जाती है कस्टमर के द्वारा इन द बैंक, तो बैंक की तरफ से जो है वो फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट कस्टमर को प्रोवाइड की जाती है। बट जब इसी एफडी के अगेंस्ट में लोन लेना होगा तो दीज एफडीआर हैज टू बी सरेंडर्ड बाय द कस्टमर गाइस। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भाई जो लोन है दैट कैन बी गिवन अगेंस्ट एफडी सोली इन द नेम ऑफ माइनर शुड नॉट बी कंसिडर्ड। मतलब जो लोन लिया जाएगा एफडी के अगेंस्ट, अगर वो एफडी जो है वो माइनर के नाम पे हुई तो उसके अगेंस्ट में अगर सिर्फ माइनर के नाम पे है तो कोई भी जो है वो लोन नहीं दिया जा सकता है। और अगर आरडी की हम लोग बात करें, रेकरिंग डिपॉजिट, आरडी क्या है? रेकरिंग डिपॉजिट, तो आरडी के अगेंस्ट में जो है वो लोन दिया जा सकता है ओनली आफ्टर एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ द आरडी। मतलब 1 साल जो है वो आरडी चलते हुए रेकरिंग डिपॉजिट को ऑपरेट होते हुए हो गया होना चाहिए, उसके बाद ही जो है वो लोन दिया जा सकता है। अब अगर अगेंस्ट एफडी ऑफ अनदर बैंक इज प्रोहिबिटेड, मतलब लोन अगर लेना है, जैसे मान लो पीएनबी बैंक के अंदर जो है वो आपने एफडी करवा रखी है और आप लोग लोन चाहते हैं फ्रॉम द एसबीआई बैंक, तो इस तरह से जो है वो लोन नहीं दिया जा सकेगा अगेंस्ट द एफडी विच इज डन इन द पीएनबी बैंक। तो दिस इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड गाइस, ठीक है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं रिन्यूअल या फिर ओवरड्यू डिपॉजिट्स के बारे में। सो देखिए रिन्यूअल ऑफ एफडी के बारे में अगर हम लोग देखें तो जनरली एज पर इंस्ट्रक्शन जो है वो इन फिक्स डिपॉजिट्स को रिन्यू किया जाता है। अब ऑटो रिन्यूअल का फीचर भी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जहां पे सिमिलर पीरियड के लिए जो है वो एफडी को रिन्यू कर दिया जाता है। जैसे मान लो अगर 5 साल के लिए एफडी की गई है तो ऑटो रिन्यूअल के बाद जब भी वो 5 साल, जैसे 2025 में अगर हम लोगों ने एफडी की, 2030 के अंदर ऑटोमेटिकली अगले 5 साल के लिए जो है वो एफडी रिन्यू कर दी जाएगी एट अ रेट प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी। अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा उसके ऊपर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा विच विल बी एप्लीकेबल इन 2030। मतलब जब उसका मैच्योरिटी पीरियड खत्म हो रहा है और फिर से वो अगले 5 साल के लिए रिन्यू हो रही है, तो जब खत्म हुआ वो पीरियड उस टाइम के ऊपर जो प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट विल बी अप्लाइड टू दिस एफडी। अब ये एक कन्वीनियंट तरीका है और इसके थ्रू कस्टमर्स जो है वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अर्न कर पाते हैं गाइस। अब अभी हम लोगों को रिसेंट रूल्स देखने के लिए मिलते हैं बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन ओवरड्यू एफडी। ओवरड्यू एफडी का मतलब क्या है, अभी इसको समझते हैं। तो देखिए 2 जुलाई 2021 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये रूल लाया जाता है कि भाई अगर एफडी मैच्योर हो जाती है और वो अनक्लेम्ड है, जैसे मान लो 2025 में जो एफडी की गई थी 2030 तक के लिए, तो 2030 के अंदर उसको जो है वो अनक्लेम्ड है, उसको मतलब क्लेम नहीं किया जा रहा है इंडिविजुअल डिपॉजिटर के द्वारा, तो उसके ऊपर अब जो इंटरेस्ट दिया जाएगा दैट विल बी इक्वल टू सेविंग और एफडी विच एवर इज लोअर। तो मतलब जो सेविंग के ऊपर या फिर जो एफडी के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दोनों में से जो लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट अब इसके ऊपर दिया जाएगा, ठीक है, इन केस ऑफ ओवरड्यू एफडी गाइस। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं फॉर्म 15G और फॉर्म 15H के बारे में गाइस। सो देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू योर आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट फॉर द जेआईबी एग्जामिनेशन। तो देखिए गाइस इनका पर्पस सबसे पहले देख लेते हैं। सो इसका पर्पस क्या है इन फॉर्म 15G और H का? टू इंटीमेट बैंक नॉट टू कट टीडीएस एज नॉट इन द लिमिट ऑफ इनकम टैक्स ब्रैकेट। अब इनकम टैक्स ब्रैकेट के अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स हैं हु आर नॉट फॉलिंग इनटू दैट पर्टिकुलर ब्रैकेट, मतलब दे आर नॉट लायबल टू पे द इनकम टैक्स, उनकी इनकम कम है, वो इनकम टैक्स ब्रैकेट का पार्ट ही नहीं बनते हैं। तो उनका टीडीएस जब काटा जाता है तो उस टीडीएस को वो रिक्लेम कर सकते हैं या फिर वो बैंक को इंटीमेट कर सकते हैं कि भाई हमारा टीडीएस नहीं काटा जाना चाहिए बिकॉज वी आर नॉट फॉलोइंग इन द
इनकम टैक्स ब्रैकेट गाइस। सो इसी के लिए ये फॉर्म 15G और 15H लाए गए थे। अब फॉर्म 15G जो है ये यूज किया जाता है ऐसे इंडिविजुअल्स के द्वारा जिनकी एज जो है वो हम लोगों को 60 ईयर्स से कम देखने के लिए मिलती है। फॉर्म 15H इज बिंग यूज्ड बाय द इंडिविजुअल्स जिनकी एज 60 ईयर्स या फिर इससे ज्यादा है। और यूज क्या है दोनों का कि भाई हमारा टीडीएस नहीं काटा जाना चाहिए बिकॉज वी आर नॉट फॉलोइंग इन द इनकम टैक्स ब्रैकेट, इस चीज को इंटीमेट करना टुवर्ड्स द बैंक। फॉर्म 16A के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो बाय बैंक्स शोइंग द टीडीएस, बैंक्स के द्वारा जो है वो ये शो किया जाता है इस फॉर्म की हेल्प से कि भाई उनके द्वारा जो है वो टीडीएस काट लिया गया है। अब ये जो टीडीएस है इट इज बीइंग पेड टू द गवर्नमेंट बाय 7th ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ, हर महीने की 7th डेट को जो है ये पे कर दिया जाता है गवर्नमेंट को, क्योंकि अल्टीमेटली टैक्स तो गवर्नमेंट के पास ही जाना है। और मार्च के केस में यहाँ पे हम लोगों को एक्सेप्शन देखने के लिए मिलती है दैट 30 अप्रैल तक का जो टाइम पीरियड है वो रखा जाता है इस टीडीएस को गवर्नमेंट को पे करने के लिए गाइस। ठीक है, मूविंग अहेड नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं 2-in-1 अकाउंट्स के बारे में। तो 2-in-1 अकाउंट क्या है गाइस? 2-in-1 अकाउंट मींस कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्कीम्स, दो स्कीम्स, नाम से ही समझ आ रहा है हम लोगों को कि दो स्कीम्स को इंटीग्रेट कर दिया गया है यहाँ पे। अब ये जो 2-in-1 अकाउंट्स हैं दीज बेसिकली ऑपरेट इन लास्ट इन फर्स्ट आउट मोड। तो देखिए लास्ट डिपॉजिट विल बी ब्रोकन टू मीट द शॉर्टफॉल इन द ऑपरेटिंग अकाउंट। अब 2-in-1 अकाउंट का मतलब क्या है कि सेविंग्स अकाउंट और जो फिक्स डिपॉजिट या फिर टाइम डिपॉजिट है। तो होगा क्या कि लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या है कि इस एफडी के अंदर जो लास्ट पेमेंट की गई है उसको सिर्फ ब्रेक डाउन किया जाएगा टू मीट द शॉर्टफॉल ऑफ दिस ऑपरेटिंग अकाउंट दैट इज सेविंग्स अकाउंट गाइस। अब इसका एम क्या है कि भाई लिक्विडिटी भी कस्टमर को प्रोवाइड की जा सके कि भाई उसको एकदम से पैसों की जरूरत पड़ गई तो इस लीफो प्रिंसिपल का यूज करके जो है वो फंड्स को वहां से विड्रॉ कर ले अपने टाइम डिपॉजिट से, और हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उसको मिलता रहे इस एफडी के ऊपर या फिर टाइम डिपॉजिट के ऊपर। अब यहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि भाई जो मोड ऑफ वर्किंग है इन 2-in-1 अकाउंट्स का, वहां पे दो कंसेप्ट हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, ऑटो स्वीप और रिवर्स स्वीप। ऑटो स्वीप का मतलब क्या है कि जब भी एक्सेसिव अमाउंट हम लोगों को करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट में देखने के लिए मिलेगा तो उस मिनिमम थ्रेशोल्ड से जब वो अमाउंट एक्सीड करेगा तो उस अमाउंट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा टू द फिक्स डिपॉजिट फॉर अवेलिंग द मैक्सिमम रिटर्न्स गाइस। जबकि रिवर्स स्वीप क्या है? बिल्कुल इसका अपोजिट प्रोसेस है, जहां पे अगर हम लोगों को कासा डिपॉजिट्स के अंदर शॉर्टफॉल देखने के लिए मिलता है तो जो फिक्स डिपॉजिट दैट विल बी ब्रोकन टू विड्रॉ द रिक्वायर्ड अमाउंट फ्रॉम इट एंड डिपॉजिट इट इन द कासा फॉर द पर्पज ऑफ लिक्विडिटी गाइस। ठीक है, तो अगर हम लोगों को शॉर्टफॉल देखने के लिए मिल रहा है कासा डिपॉजिट्स के अंदर तो एफडी विल बी ब्रोकन आउट और वहां से फंड को जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा टू योर करंट एंड सेविंग्स अकाउंट दैट इज कासा डिपॉजिट्स फॉर द पर्पज ऑफ लिक्विडिटी, मतलब अपनी नीड को फुलफिल किया जा सके इंडिविजुअल के द्वारा। ठीक है, सो दिस इज रिवर्स स्वीप गाइस। मूविंग अहेड नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं रेकरिंग डिपॉजिट्स के बारे में गाइस। अब देखिए रेकरिंग डिपॉजिट्स जो है वो उन कस्टमर्स को हेल्प करते हैं जिनकी एक रेगुलर इनकम हम लोगों को देखने के लिए मिलती है गाइस। रेगुलर इनकम मतलब जो जिनको एक रेगुलर फॉर्म के अंदर हर मंथ जो है वो कुछ ना कुछ इनकम रिसीव हो रही है, चाहे वो सैलरी के थ्रू चाहे वो बिजनेस के थ्रू। अब ये जो रेकरिंग डिपॉजिट्स हैं इसके अंदर वी यूज टू सेव द फिक्स्ड अमाउंट पर मंथ, हर महीने जो है वो कुछ ना कुछ एक फिक्स्ड अमाउंट को सेव कर दिया जाता है और इनके अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है दैट इज इक्वल टू द फिक्स्ड डिपॉजिट के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है गाइस। अब अगर हम लोग प्री मैच्योर पेमेंट की बात करें सो सेम गाइडलाइंस विल बी एप्लीकेबल जो कि हम लोगों ने एफडी के केस में देखी। अब रेकरिंग डिपॉजिट जो है दीज कैन बी ओपनड बाय अ पर्सन, इनको ओपन किया जा सकता है इंडिविजुअल के द्वारा अपने नाम में, मोर देन 1 पर्सन मतलब ज्वाइंट आरडी भी ओपन अप की जा सकती है, या फिर माइनर और 10 इयर्स एंड अबव, मतलब माइनर या फिर जो 10 साल या फिर इससे ऊपर के जो इंडिविजुअल्स हैं उनके द्वारा भी रेकरिंग डिपॉजिट्स के अंदर जो फंड्स हैं उनको डिपॉजिट किया जा सकता है गाइस। मूविंग अहेड अब हम लोग ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सो देखिए गाइस स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस आर गिवन बाय द इंडिविजुअल कस्टमर्स इन केस ऑफ रेकरिंग डिपॉजिट। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि भाई ऑटो डेबिट या फिर ऑटो क्रेडिट की इंस्ट्रक्शन को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बोल देते हैं। तो ऑटो क्रेडिट के बेसिस के ऊपर जो है वो इन रेकरिंग डिपॉजिट्स के अंदर फंड्स को डिपॉजिट कर दिया जाता है। डिपॉजिटर शुड मेंटेन सफिशिएंट बैलेंस। सो जो डिपॉजिटर्स हैं हु आर गोइंग टू डिपॉजिट फंड्स इन दिस रेकरिंग डिपॉजिट उनको मिनिमम जो रिक्वायर्ड बैलेंस है जो कि आरडी के अंदर जो है वो डिपॉजिट करना है दैट बैलेंस शुड बी मेंटेन्ड बाय द इंडिविजुअल्स इन देयर ओन अकाउंट गाइस। ठीक है,
जिस भी अकाउंट से वो चाहते हैं कि ऑटो डेबिट या फिर ऑटो क्रेडिट करवाना है रेकरिंग डिपॉजिट के अंदर, उस अकाउंट के अंदर जो सफिशिएंट बैलेंस मेंटेन रखना है डिपॉजिटर्स को। नो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स विल बी गिवन इन केस ऑफ एडवांस्ड इंस्टॉलमेंट। अब अगर आप लोगों ने जैसे मान लो 12 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 12 मंथ्स के लिए जो है वो अपनी रेकरिंग डिपॉजिट करवाया, आरडी ओपन अप करवाई, अब आप लोग 12 महीने की पेमेंट एक ही महीने में कर देना चाहते हैं, तो इस केस में आप कर तो सकते हैं, बट कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट आप लोगों को नहीं मिलेगा। पेनल्टी विल बी देयर ऑन द इंटरेस्ट इन केस ऑफ नॉन पेमेंट। बट अगर आप लोगों ने 12 महीने के लिए आरडी करवाई और 10वें महीने के बाद आप लोग किसी भी कारण से अगर ये आरडी के अंदर जो अपने फंड्स को डिपॉजिट नहीं करवा पा रहे हैं, तो उस केस में पेनल्टी लगाई जाएगी इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। जैसे अगर आरडी के ऊपर 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है, तो यहाँ पे आप लोगों को अब 6% ही रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा, 1% जो पेनल्टी लगा दी जाएगी इंटरेस्ट के ऊपर। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स के बारे में। सो देखिए अनक्लेम्ड डिपॉजिट किनको बोला जाएगा, विच आर नॉट बीइंग ऑपरेटेड फ्रॉम द लास्ट 10 ईयर्स। अब ऐसे जो डिपॉजिट्स हैं उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा बाय द बैंक टू डीईए फंड। डीईए फंड के अंदर जो है वो इन डिपॉजिट्स को जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड इसको बोला जाता है, विच इज बीइंग मेंटेन्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब जो डिटेल्स रहेंगी दोज विल बी अवेलेबल ऑन द बैंक्स वेबसाइट विद आइडेंटिफाइएबल डिटेल्स फॉर द नॉमिनी एंड लीगल हेयर। मतलब ये जो अनक्लेम डिपॉजिट है, इनके जो भी लीगल हेयर्स हैं या फिर जो नॉमिनीज हैं, उनकी रिगार्डिंग जो डिटेल्स हैं वो बैंक की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल रहती हैं गाइस। ठीक है, तो ये हम लोगों ने ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ रेकरिंग डिपॉजिट के बारे में डिस्कशन कर लिया। नाउ ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन गाइस, विच अमंग द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ फॉर्म 15G और 15H। So your options are not deducting TDS on term deposit interest income proceeds, for obtaining details of the financial information available with the credit institution, to report mistakes in credit score, या फिर none of the above guys. So what should be the right answer here? The right answer will be option number A, that is फॉर्म 15G और 15H का यूज किसके लिए किया जाता है कि भाई बैंक को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि भाई आप लोगों ने हमारा TDS काट लिया हुआ है एंड वी आर नॉट फॉलोइंग इन द इनकम टैक्स ब्रैकेट गाइस। ठीक है, दैट इज व्हाई ऑप्शन ए विल बी द राइट वन हियर। मूविंग अहेड, नेक्स्ट देयर इज अ क्वेश्चन, देयर इज अ केस स्टडी इवन अ लोकल बैंक ऑफिसर a local bank offers time deposit scheme to its customers. ठीक है, Mr. Sharma wants to invest rupees 10 lakh while Mrs. Gupta plans to invest 20 lakh rupees. Both are interested in the minimum and maximum period for their deposits. The bank provides options for single or joint account with operational instructions such as payable singly, payable to either or survivor, and payable to any one of the depositor. So this is a case study guys. अब based on this case study, based on the given information, what is the minimum period for Mr. Sharma and Mrs. Gupta टाइम डिपॉजिट? सो मिनिमम पीरियड पूछा गया है मिस्टर शर्मा और मिसेस गुप्ता के केस में। योर ऑप्शंस आर 7 days फॉर मिस्टर शर्मा एंड 15 days फॉर मिसेस गुप्ता, 15 days फॉर बोथ मिस्टर शर्मा एंड मिसेस गुप्ता, 7 days फॉर बोथ मिस्टर शर्मा एंड मिसेस गुप्ता, 15 days फॉर मिस्टर शर्मा एंड 7 days फॉर मिसेस गुप्ता। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर हियर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 7 days फॉर मिस्टर शर्मा एंड 15 days फॉर मिस्टर गुप्ता। वाई? बिकॉज देखिए यहाँ पे जो है वो मिस्टर शर्मा के द्वारा 10 लाख रुपीज जो है डिपॉजिट किए जा रहे हैं, विच आर लेस देन 15 लाख। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले इसके बारे में समझा। और मिसिस गुप्ता के द्वारा जो है वो 20 लाख डिपॉजिट किए जा रहे हैं, विच आर ग्रेटर देन 15 लाख। सो अगर ग्रेटर देन 15 लाख का अमाउंट रहता है तो हम लोग जानते हैं कि 15 डेज के लिए जो है मिनिमम डिपॉजिट करना पड़ता है, और अगर अमाउंट जो है वो 15 लाख से कम है तो मिनिमम 7 डेज के लिए डिपॉजिट करना पड़ता है गाइस, इन केस ऑफ टाइम डिपॉजिट्स। मूविंग अहेड, नेक्स्ट केस स्टडी इज मिस्टर कपूर हैज अ फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ रुपीज 5 लाख with a local bank which is set to mature on August 20, 2025. He has opted for auto renewal as per the bank's policy. The bank generally renews FD for a similar period at a prevailing rate on the date of maturity. However, if the FD remains unclaimed after the maturity, the bank follows the RBI guideline issued on the 2nd July 2021. Mr. Kapoor is unaware of the interest rate applicable in case of non-claim. मतलब अनक्लेम्ड डिपॉजिट के केस में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जाएगा, इसके बारे में मिस्टर कपूर जो है अनअवेयर है। नाउ what interest rate will Mr. Kapoor earn if his FD matures on August 20, 2025 and he does not claim it by August 25, 2025? The prevailing FD rate on August 2025, option B is the saving account rate or FD rate, whichever is lower, a higher interest rate than the original FD, no interest will be earned. So what should be the right answer here? The right answer will be option number B,
कि भाई जो सेविंग अकाउंट और एफडी में से जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू लोअर होगी दैट विल बी अर्नड बाय मिस्टर कपूर गाइस, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे भी। मूविंग अहेड, नेक्स्ट केस स्टडी इज मिस्टर राजेश हैज अ फिक्स्ड डिपॉजिट वर्थ ₹10 lakh with a local bank earning an interest rate of 6% per annum. He needs a loan and approaches the bank for an advance against his FD. The bank offers the loan up to 80 to 90% of the FD value with an interest rate 1 to 2% higher than the FD rate. The bank requires the fixed deposit receipt to be surrendered. ठीक है, बैंक चाहता है कि भाई जो फिक्स डिपॉजिट रिपोर्ट रिसीट है उसको सरेंडर किया जाए। अब मिस्टर राजेशन जो कि एक माइनर है ऑल्सो होल्ड्स अ एफडी इन हिज नेम एंड मिस्टर राजेश कंसीडर्स यूजिंग इट फॉर द लोन। सो अब ये केस स्टडी आप लोगों के पास दी गई है विद रिस्पेक्ट टू मिस्टर राजेश एंड हिज सन। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस केस स्टडी व्हाट इज द मैक्सिमम लोन अमाउंट Mr. Rajesh can get against his 10 lakh FD and can use his son's FD for a loan. So 8 to 9 lakh rupees का लोन मिलेगा और yes he can use his son's FD. 8 to 9 लाख रुपीस तक का लोन मिलेगा, नो ही कैन नॉट यूज हिज सन्स एफडी। 10 लाख रुपीस तक का लोन मिल जाएगा, यस ही कैन यूज हिज सन्स एफडी। 10 लाख रुपीस तक का लोन मिल जाएगा, नो ही कैन नॉट यूज हिज सन्स एफडी। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर हियर? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे 8 से 9 लाख रुपए तक का जो लोन है वो मिस्टर राजेश को दे दिया जाएगा, बट वो अपने सन की जो एफडी है उसको यूज नहीं कर सकता है। व्हाई? बिकॉज इट इज अ माइनर्स एफडी गाइस। सो माइनर्स की एफडी के अगेंस्ट में लोन नहीं दिया जा सकता है। सो ऑप्शन बी बिल्कुल सही बन जाएगा यहाँ पे। मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज मिस प्रिया हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट विद अ लोकल बैंक वेयर शी डिपॉजिट्स ₹5,000 मंथली। शी हैज सेट अप अ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन फॉर द डिपॉजिट्स, हाउएवर ड्यू टू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज शी मिसेस अ पेमेंट इन September 2025. The bank requires depositor to maintain a sufficient balance and imposes a penalty on the interest for non-payment. Additionally, Miss Priya has not updated her nominee details. Her RD remains unclaimed for 12 years after maturity. So based on this case study, what will happen to Miss Priya's recurring deposit if it remains unclaimed for 12 years after the maturity? Your options are: the bank will continue to earn interest on her behalf, the deposit will be transferred to DA fund with identifiable details for the nominee or legal heir, the bank will close the account without any action, the deposit will earn extra benefit due to non-cooperation. So what should be the right answer here? The right answer will be option number B. जो डिपॉजिट से उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा डीए फंड के अंदर। डीए क्या है? डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड गाइस। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन गाइस। अपार्ट फ्रॉम दिस आई जस्ट वॉन्ट टू लेट यू नो गाइस कि अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर जेआईबी प्रिपरेशन, तो आप लोग एडुटैप की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को कोर्सेज नाम का टैब देखने के लिए मिलेगा। इस कोर्सेज नाम के टैब के ऊपर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे, सो यू विल बी लैंडिंग इन अ पेज जहां पे आप लोगों को जेआईबी कोर्सेज देखने के लिए मिल जाएंगे। आफ्टर स्क्रॉलिंग दिस पेज, यहाँ पे आप लोगों को जेआईबी का कंप्लीट मास्टर कोर्स देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर पीपीबी, आरबीडब्ल्यूएम, आई&आईएफएस और एएफएम चारों कंपोनेंट्स के लिए लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स और मॉक टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जाएंगे। सो गाइज यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस मास्टर कोर्स अगर आप लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई इंडिविजुअल कंपोनेंट में खुद को एनरोल करवाना है, तो यू कैन ऑल्सो डू दैट। आपको जस्ट इस सिंगल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आप लोगों को आई&आईएफएस, पीपीबी, आरबीडब्ल्यूएम और एएफएम, इन चारों कंपोनेंट्स के लिए जो इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज हैं वो देखने के लिए मिल जाएंगे गाइस। बट अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई कम टाइम आप लोग डिवोट कर पाएंगे इस एग्जामिनेशन के लिए और कम टाइम में आप लोग इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आप लोग जो है वो एडुटैप के द्वारा जो लाइव क्रैश कोर्स लॉन्च किया जा रहा है, इस कोर्स के अंदर खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स, सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जामिनेशन। सो गाइज यू कैन रेफर दीज कोर्सेज एज वेल विद रिस्पेक्ट टू योर जेआईबी प्रिपरेशन। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर एक्चुअल में ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहे हैं, तो इन सेशन को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।